हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा था उसका जो थोड़ा सा पार्ट बचता है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जो आपके अध्याय 2 था, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको बीजांड के प्रकार बताए थे, ऋजु बीजांड, प्रति बीजांड, अर्ध प्रति बीजांड, वो सब हमने बीजांड के प्रकार देखे थे। आज इस क्लास में हम पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन, यानी जो भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश के अंदर ये जो मादा युग्मक थी जिसको हमने अंड कोशिका बोला था, इसका निर्माण कैसे होता है, कौन सी कोशिका है वो इसका निर्माण करती है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके हेडिंग रहेगी गुरु बीजाणु जनन। देखिए, लघु बीजाणु बोला जाता है नर युग्मक को यानी परागकण को, और गुरु बीजाणु बोला जाता है मादा युग्मक यानी अंड कोशिका को। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं गुरु बीजाणु जनन की, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके जो गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणु जनन। तो इसकी परिभाषा देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणु या मादा युग्मक या अंड का निर्माण करना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। आया पॉइंट आपको समझ में? तो परिभाषा नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए हमने देखा था कि ये जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण कोश पाया जाता है। तो इस बीजांड की कोशिका के द्वारा भ्रूण कोश का जो निर्माण करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणु जनन। क्योंकि जो मादा युग्मक है, अंड है, वो किसके अंदर उपस्थित रहेगा, भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित रहेगा। तो एक प्रारूपिक गुरु बीजाणु के रूप में कार्य कौन करता है, भ्रूण कोश कार्य करता है। अब देखिए, ये जो बीजांड की काय है, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें से एक कोशिका होती है जिन्हें प्रपशु कोशिका बोला जाता है, आर्की स्पोरेंजियल सेल। ये प्रपशु कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका बनाती है भित्तीय कोशिका, और एक बनाती है बीजाणुजन कोशिका।
भित्तीय कोशिका से तो बाहर की भित्तियों का निर्माण होगा, जबकि जो बीजाणु जन कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार गुरु बीजाणु बनाएगी। ये चारों गुरु बीजाणु देखे इस प्रकार रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहेंगे। इनमें से ये नाभिका की तरफ का जो गुरु बीजाणु है, नाभिका की तरफ का गुरु बीजाणु, ये क्या करेगा, आगे जाकर भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। जबकि ये जो तीनों है ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या ये भ्रूण कोश बनाने वाला जो गुरु बीजाणु है वो इनको अपना पोषण प्राप्त करने के लिए उपयोग कर लेगा। तो इस प्रकार का जो ये प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। तो जो हम लाइनों में लिखेंगे उसको मैंने समझाया है कि गुरु बीजाणु जनन का मतलब है कि सबसे पहले भ्रूण कोश का निर्माण करना, और भ्रूण कोश किसके अंदर उपस्थित रहता है, बीजांड के अंदर उपस्थित रहता है। ये संरचना क्या कहलाती है, बीजांडकाय। तो बीजांड के अंदर की कुछ कोशिकाएं हैं वो प्रारंभिक कोशिकाएं होगी, उनको प्रपशु कोशिका बोला जाता है। ये कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी, परिणतिक विभाजन करेगी, जिससे दो प्रकार की कोशिका बनेगी। एक तो बनेगी भित्तीय कोशिका और एक बनेगी बीजाणुजन कोशिका। ये बीजाणुजन कोशिका ही एक प्रकार की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। मात्र यानी माता, जन्म देने वाली। तो ये गुरु बीजाणुओं का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है उन्हें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इससे चार गुरु बीजाणु बनेंगे। चारों में से एक तो आगे क्रियाशील होगा और तीन नष्ट हो जाएंगे। जबकि हमने देखा था नर युग्मक बन रहे थे तो चारों ही परागकण थे वो सक्रिय थे, नष्ट नहीं हुए थे। लेकिन गुरु बीजाणु है वो इनमें से एक आगे क्रियाशील होगा जबकि तीन है वो नष्ट हो जाएंगे। या तीनों को ये एक जो आगे सक्रिय हो रहा है अपने पोषण के लिए इनका उपयोग कर लेगा। जो आगे सक्रिय होगा वो किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। इसको बना लीजिए, फिर मैं आपको इसके पॉइंट्स के रूप में लिखवाती हूँ इसको। तो देखिए इसको पॉइंट्स के रूप में नोट करते हैं आगे। बीजांडकाय की प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिका परिणतिक विभाजन करते हुए दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है।
पहली जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है बीजाणुजन कोशिका, या इसे हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इन चारों में से एक गुरु बीजाणु आगे सक्रिय होगा जो नाभिका की तरफ होगा, और वो आगे क्या बनाएगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, जबकि तीन है वो नष्ट हो जाएंगे। नोट कीजिए यहां तक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं कि ये जो चारों गुरु बीजाणु है, इनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होगा और आगे भ्रूण कोश मात्र कोशिका की तरह काम करेगा, और तीन है वो नष्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, चारों गुरु बीजाणुओं में से नाभिका की तरफ वाला गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है तथा शेष तीनों गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सक्रिय गुरु बीजाणु विभाजन द्वारा तीन विभाजन करता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्रमिक रूप से तीन विभाजन करता है, तीन समसूत्री विभाजन करता है। विभाजन करता है तथा भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश का निर्माण करता है।
अब देखिए ये कैसे निर्माण करेगा, जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो आगे कंटिन्यू समसूत्री विभाजन करता रहेगा। मतलब जो 4 गुरु बीजाणु बने थे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, उनमें से 3 तो नष्ट हो गए और एक जो सक्रिय रहा वो आगे क्या करेगा, उसके अंदर जो केंद्रक है उसमें वो समसूत्री विभाजन करेगा और 2 केंद्रक बनाएगा। फिर एक और समसूत्री विभाजन करेगा तो 4 केंद्रक बन जाएंगे। फिर एक और समसूत्री विभाजन करेगा तो 8 केंद्रक बन जाएंगे। तो 8 केंद्रकों वाला भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो देखिए किस प्रकार होगा इसमें, यह है सक्रिय गुरु बीजाणु, इसके अंदर अभी एक केंद्रक है, यह है सक्रिय गुरु बीजाणु। अब सक्रिय गुरु बीजाणु में पहला क्या होगा, समसूत्री विभाजन, प्रथम समसूत्री विभाजन। और प्रथम समसूत्री विभाजन से आपको पता है समसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो देखिए कोशिका बनेगी जिसमें 2 केंद्रक बनेंगे। इनमें से एक केंद्रक है वो इस ध्रुव की तरफ जाएगा और एक केंद्रक है वो इस ध्रुव की तरफ जाएगा। दोनों विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करेंगे। तो आगे क्या होगा देखिए, अब यहां पर ये केंद्रक उपस्थित है और यहां पर ये केंद्रक उपस्थित है। अब आगे वापस इन केंद्रकों के अंदर क्या होगा, एक एक दो समसूत्री विभाजन होंगे, यानी समसूत्री विभाजन। दोनों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होगा तो 2 की जगह कितने बन जाएंगे, 4। दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक बन जाएंगे। ये प्रथम समसूत्री विभाजन था, ये द्वितीय समसूत्री विभाजन है और इसमें एक और समसूत्री विभाजन होगा जिसको तृतीय समसूत्री विभाजन कहेंगे, तृतीय समसूत्री विभाजन। और अब दोनों ध्रुवों पर 3-3 केंद्रक बन जाएंगे, सॉरी 4-4 केंद्रक बन जाएंगे। 2 से कितने बन गए, 4। 1 से 2 बनते हैं तो 2 से कितने बन जाते हैं, 4। अब इन 4-4 दोनों तरफ बन रहे हैं, दोनों तरफ से एक एक केंद्रक है वो बीच में आएगा। और आगे की अवस्था किस प्रकार होगी, इस प्रकार का जो भ्रूण कोश हम देखते हैं वो बन जाएगा। यानी 3 केंद्रक यहां पर बनेंगे और 3 कोशिकाएं बन जाएगी और यहां पर भी 3 केंद्रक और 3 कोशिकाएं और बीच में 2 केंद्रकों की 1 कोशिका। ये प्रारूपिक भ्रूण कोश बना कि नहीं बना, भ्रूण कोश सॉरी, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिका। इनको हम बोलेंगे ये है अंड कोशिका, बीच वाली होगी अंड कोशिका और साइड वाली क्या होगी, सहायक कोशिका। और ये बनेगा आपके द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। तो ये एक ऐसा भ्रूण कोश बन गया जिसमें कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाला प्रारूपिक भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। इस प्रकार 7 कोशिकीय तथा इस प्रकार 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो जो हमने देखा था अंडाशय में बीजांड होता है, बीजांड में भ्रूण कोश होता है, तो इस प्रकार भ्रूण कोश का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, यानी सबसे पहले जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु था
उसमें क्या हुआ, प्रथम समसूत्री विभाजन हुआ। अब एक कोशिका थी गुरु बीजाणु वाली, तो उसमें केंद्रक भी एक ही था, लेकिन उसके केंद्रक में जब पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो आपको पता है समसूत्री विभाजन में 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं, तो इसके अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो गया। फिर ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की तरफ चले गए, एक केंद्रक इस ध्रुव की तरफ चला गया, एक केंद्रक इस ध्रुव की तरफ चला गया, दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक उपस्थित है। फिर इन दोनों केंद्रकों के अंदर वापस समसूत्री विभाजन होगा, तो दो एक एक से क्या बन गए, 2 2 केंद्रक बन गए दोनों तरफ ही। फिर इनके अंदर एक और समसूत्री विभाजन होगा, मैंने बताया था इनके अंदर 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। एक तो यहाँ पर हो गया, और फिर दोनों केंद्रकों में पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 2 केंद्रक बने, फिर एक और समसूत्री विभाजन हुआ तो दोनों तरफ 4 4 केंद्रक बन गए। इन 4 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक वापस कहाँ आता है, केंद्र की तरफ आता है। तो बीच में एक ऐसी कोशिका बनती है जिसमें 2 केंद्रक है, तथा किनारों पर ध्रुवों पर 3 3 कोशिकाएं बन जाती है जिनमें एक एक केंद्रक होता है। जो भ्रूण कोश के मुख की तरफ होती है वो होती है एक बीच में अंड कोशिका जो मादा युग्मक है, और 2 साइड में पाई जाती है सहायक कोशिका, और जो विपरीत ध्रुवों पर 3 कोशिका पाई जाती है उन्हें प्रतिव्यासांत कोशिका बोला जाता है। मैंने आपको बताया था निषेचन के बाद द्वितीय केंद्रक के साथ नर युग्मक मिलेगा तो भ्रूणपोष बनेगा, और इस अंड कोशिका के साथ नर युग्मक बनेगा तो युग्मनज और भ्रूण बनेगा। बाकी जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं वो जनन के बाद, निषेचन के बाद है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आया समझ में आपको पॉइंट। तो भ्रूण गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रोसेस नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो भ्रूणकोश की संरचना हमने पढ़ ली, और इसके साथ ही आपका ये जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।